अगर आप भी स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए लंबी लंबी स्प्रेडशीट्स और कॉम्प्लेक्स DCF मॉडल्स यूज कर रहे हैं तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स का ख्याल होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी असल वर्थ कितनी है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस वजह से मैंने स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना छोड़ दिया, और आपको आज इसका ऑल्टरनेटिव मेथड डिटेल में बताऊंगा। एक वक्त था कि मैं भी घंटों DCF और इस तरह के दूसरे मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए वैल्यूएशंस करता रहता था कि इस स्टॉक्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, इस कंपनी की एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। लेकिन अब मैंने इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि इसमें आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और आप कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि क्योंकि हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं और एक हमने कॉम्प्लेक्स सी शीट बना ली है, तो अब शायद इसकी वजह से हमें इन्वेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हों, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करें। अगर किसी तरीके से हमें ये बात पता लग जाए कि कंपनी इस वक्त एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, तो फिर इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए पर शेयर है या 1000 रुपए पर शेयर है या 700 रुपए पर शेयर है। हमारा एंड गोल ये है कि हमने कंपनी को सस्ता से सस्ता बाय करना है। हमारा गोल ये नहीं है कि हमने एग्जैक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं और नंबर्स के साथ प्ले करना है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के माइंड में ये गोल्स क्लियर नहीं होते। तो इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स और फार्मूलाज के जरिए कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं। तो याद रखिए कि हमें कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने से बिल्कुल भी गरज नहीं है। हमें गरज सिर्फ इस चीज से है कि कंपनी इस वक्त सस्ती है या महंगी। अगर एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है और आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमारे लिए इतनी मालूमात बिल्कुल काफी है। अब जो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें ना तो कोई सब्जेक्टिविटी है और ना ही कोई पर्सनल नैरेटिव है। आपको कोई डिस्काउंट रेट या रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स में अपनी एस्टिमेशन या अपना नैरेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस हमारी डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है। किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में जो सबसे कॉमन और सबसे आम तरीका यूज किया जाता है वो है मल्टीपल्स का यूज, यानी प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू फ्री कैश फ्लो। तो हमारी इस स्ट्रेटेजी में भी हमने वैल्यूएशन के लिए इन्हीं 4 मैट्रिसेस का यूज करना है। लेकिन इनको यूज करने का तरीका वो नहीं होगा जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, यानी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट नंबर्स देखने का मतलब ये है कि मसलन PE वैल्यू अगर कम है तो कंपनी सस्ती है, और अगर PE वैल्यू ज्यादा है तो कंपनी महंगी है। हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि PE या कोई भी मल्टीपल अगर हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो वो ब्रॉड बेस्ड नहीं होता है। मसलन किसी सेक्टर्स में हो सकता है कि 20 की PE भी सस्ती हो, और कुछ कंपनीज या सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 2 का मल्टीपल भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखेंगे। हमारा इन मल्टीपल्स को देखने का तरीकाकार ये होगा कि हमने इनको इनकी हिस्ट्री के साथ कंपेयर करना है। आइए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ। अब ये देखिए, मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर्स का चार्ट खोला है और इसमें मैंने चार्ट के ऊपर PE रेशो की लाइन भी मैंने साथ ड्रॉ कर दी। अब इसमें आप ये देखिए कि इसकी हमने 2 नंबर्स देखने हैं। PE वैल्यू के हमने 2 नंबर्स देखने हैं। एक तो इसकी करंट PE कितनी है। इस वक्त इसकी PE है 11.52, 11.53 के करीब इसकी इस वक्त करंट PE है। और इसकी हमने देखनी है ऑल टाइम लो PE, यानी कि अभी तक जितनी इसकी ट्रेड हुई है मार्केट में, इसकी अभी तक कम से कम PE कितनी है। तो ये देखिए, इसकी ऑल टाइम लो जो है वो तकरीबन 0.8 के करीब है, यानी ये इतनी कम PE पे भी कभी ना कभी ट्रेड करता रहा है। तो हमने अब कंपेयर करना है इसकी करंट PE को इसकी ऑल टाइम PE से, और करंट PE और ऑल टाइम PE का जो है वो हमने गैप निकालना है। तो इसे कहते हैं मल्टीपल गैप। तो हमने ये PE का गैप भी निकालना है, प्राइस टू बुक का गैप भी निकालना है, प्राइस टू सेल्स का गैप भी निकालना है, और इसी तरह प्राइस टू फ्री कैश फ्लो का गैप भी निकालना है। अच्छा, हमने एक और चीज भी गौर करनी है कि अगर प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू सेल्स, इनमें से अगर कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है या पॉजिटिव नंबर नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त कंपनी की EPS नेगेटिव है, तो उसका मतलब कि इसकी जो PE रेशो है वो भी नेगेटिव होगी, तो हमने इस कंपनी को डिस्कार्ड कर देना है। इन तीनों मल्टीपल्स में अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा तो हमने इसको डिस्कार्ड कर देना। लेकिन प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, इसमें हम जो है थोड़ी सी नरमी रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज, खासतौर पर PSX में ज्यादातर कंपनीज का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है या प्राइस टू फ्री कैश फ्लो उनकी नेगेटिव होती है। तो अगर हम इसका रूल भी सख्त बनाएंगे तो हमारी बास्केट बहुत छोटी रह जाएगी। अच्छा, अब हमने चारों गैप्स फाइंड कर लिए, प्राइस टू अर्निंग गैप, प्राइस टू बुक गैप, प्राइस टू सेल्स गैप और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो गैप। इन सब के गैप जो है वो हमारे पास 0 से 100 के दरमियान आएंगे। 100% का मतलब है कि ये अपनी लोएस्ट पीक से इस वक्त बहुत ज्यादा दूर है, और 0% का मतलब ये है कि इस वक्त ये अपनी लोएस्ट PE पर मौजूद है। तो जब हमारे पास चारों मल्टीपल्स के गैप आ जाएंगे तो हमने इनकी एवरेज निकालनी है। तो जब हम इन सब की एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा जिसे हम कहते हैं एवरेज गैप। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिनका एवरेज गैप 25% से कम है। जितना कम हो उतना बेहतर है।
है। मसलन 20% है तो ये और बेहतर है, तो 15% है तो ये उससे भी ज्यादा बेहतर है, 10% है तो ये उससे भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो 25% है। अगर एवरेज गैप 25% से ऊपर है तो हमने उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करनी या उस स्टॉक को हमने बाय नहीं करना। फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमने एक नंबर कैलकुलेट करना है, उसका नाम है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर क्या है कि आपने 3 मैट्रिक्स उनकी एवरेज लेनी है। उनमें से पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा है नेट मार्जिन्स और तीसरा है रेवेन्यू ग्रोथ। और इनकी हमने कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में हमने आरओई को 50% वेट दे देना है, नेट मार्जिन्स को 40% देना है, रेवेन्यू ग्रोथ को 10% देना है। ये वेट्स मेरी अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैंने आरओई को ज़्यादा वेट देना है, या आप इसमें कोई और मैट्रिक्स ऐड करना चाहें जैसे डेट टू इक्विटी। मैंने अपने फॉर्मूले में डेट को यूज़ नहीं किया, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये क्वालिटी स्कोर भी हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज टर्म्स में। तो अगर तो ये 50% से ज्यादा है तो उसका मतलब कि कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसको हमने रिलेटिव टर्म्स में देखना है। इस वक्त वैल्यूएशन क्राइटेरिया पर पूरे उतरने वाले जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट क्वालिटी का ऑप्शन कौन सा है। तो आप ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्वालिटी पे फिर भी हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि क्वालिटी जितनी अच्छी अवेलेबल हो सकती है हम करेंगे, लेकिन उस पर हम कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में एक और चीज जो मैं यूज करता हूँ और खास तौर पे यूएस स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक मार्केट में ये यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि आपने किसी भी स्टॉक में जब एंट्री लेनी है तो उसकी अर्निंग्स अगले 30 दिन के अंदर ना हो, बल्कि बेहतर है कि किसी अर्निंग शॉक की वजह से, रीसेंट अर्निंग शॉक की वजह से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिरी हो, तो उस सूरत में अगर हम बाय करेंगे तो हमारे पास एक लेवरेज होगा। तो अर्निंग से बिल्कुल पहले जो है वो स्टॉक बाय नहीं करना। लेकिन पीएसएक्स में क्योंकि अर्निंग शॉक्स कम होते हैं बल्कि ना होने के बराबर है, तो इसलिए पीएसएक्स में आप ये रूल ना भी फॉलो करें तो ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का प्रोसेस। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट लगा होगा। और नॉर्मली जो यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि जो डीसीएफ करें, ये फार्मूला यूज करें, ये शीट यूज करें, तो ये उससे बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सब्जेक्टिविटी और पर्सनल नैरेटिव बहुत ज्यादा कम है, कंप्लीटली रूल बेस्ड है। यानी अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप इजीली अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस स्ट्रेटेजी में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों यूज होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो आज हमने डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इन स्टॉक्स के ऊपर मजीद टेक्निकल एनालिसिस क्या करना है, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अगर आपको मेरी ये इन्वेस्टिंग की अप्रोच अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा और इसमें मजीद क्या बेहतरी हो सकती है।